सेल डिवीज़न एनसीईआरटी रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि किसी एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती है, जिनमें से प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती है। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसे कई लाख कोशिकाएं होती हैं। कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के द्वारा डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है व संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठनों का निर्माण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का निर्माण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्रारूपी यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिकाओं के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित करती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिकीय प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरण, ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूलभूत प्रावस्थाएं होती है, एक तो इंटरफेज अंतरावस्था और एक माइटोसिस सूत्रीय विभाजन है। सूत्रीय विभाजन या एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्रीय विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिकाओं की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे से पूर्ण होता है, जिनमें कोशिका की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्रों के पृथक्करण सूत्रीय विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंतर कोशिकीय विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है: जीवन, पश्च सूत्रीय अंतरा प्रावस्था, एस अवस्था, संश्लेषित प्रावस्था, G2 फेज पूर्व सूत्रीय विभाजन अंतरकाल प्रावस्था। पश्च सूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था जीवन फेज समसूत्रीय विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका विभाज्य रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। एम फेज या संश्लेषित प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इनकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित या 2N गुणसूत्र है तो इस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2N होगी। प्राणी कोशिका में इस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसा ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारकेंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्रीय विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय कोशिका, और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा-कदा विभाजित होती है। ऐसा तब ही होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांति या जीर्णोद अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, लेकिन ये विभाजन नहीं
इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूत्रीय विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इनमें कुछ अपवाद हैं जहाँ हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियाँ। इसके विपरीत पादपों में सूत्रीय विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों में दिखाई देता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन दिखाई पड़ता है। चित्र 10.1 कोशिका चक्र का चित्रात्मक दृश्य जो एक कोशिका को दो कोशिकाओं के बनने में इंगित करता है। सबसे पहले इसमें जीवन अवस्था होती है। जीवन के बाद में एम अप्रावस्था या सूत्रीय विभाजन होता है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, फिर जीवन अवस्था और फिर जीनोड अवस्था भी होती है। जीनोड अवस्था ये जीवन के बाद होती है। पादप व प्राणी अपने जीवन काल में कैसे वृद्धि करते हैं? क्या पौधे में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती है? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधे एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं? क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस उत्तक का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती है? शीर्षस्थ कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसीलिए उन्हें विभजोत्तकी उत्तक कहते हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभजोत्तक मिलता है? आप प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। इनकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था अंकुरावस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि कोशिका में अंकुरावस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है तो जीवन S तथा G2 अवस्था के बाद इनकी कितनी मात्रा होगी? उसके बाद में 10.2 सूत्र विभाजन अथवा एम प्रावस्था। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्रीय विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था और टीलोफेज अंत्यावस्था होती है। प्रोफेज पूर्वावस्था। टीलोफेज की S व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था। प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही प्रोफेज की पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तारकाएं व तारकेंद्र जिनका टीलोफेज की S अवस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ है अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। प्रोफेज के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषताएं। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र 2 अर्धगुणसूत्रों में से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। टीलोफेज के समय जिस तारकाय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारकाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है जिससे तारक एस्टर कहते हैं। यह तंतु व तारक मिलकर समसूत्रीय विभाजन यंत्र बनाते हैं। प्रोफेज के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इनमें गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। मेटाफेज। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्रीय विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मेटाफेज गुणसूत्र 2 संतति अर्धगुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटी बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु को जोड़ने का स्थान यह संरचना काइनेटोकोर है।
जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। मेटाफेज में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुवों से जुड़ा होता है। मेटाफेज में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्य मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्य अवस्था पट्टिका मेटाफेज प्लेट पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं। निम्न डायग्राम प्रारंभिक प्रोफेज, फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज इनमें अ एवं ब सूत्रीय विभाजन अवस्थाओं का चित्रात्मक दृश्य है। एनाफेज के प्रारंभ में मध्य मेटाफेज पट्टिकाओं पर एनाफेज के प्रारंभ में मेटाफेज प्लेट पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्धगुणसूत्रण कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाली नई संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती है। एनाफेज की निम्न विशेषताएं आती है। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। टीलोफेज सूत्रीय विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में टीलोफेज गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोलजिका एवं अंतर्हृदय जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन चित्र। सूत्रीय विभाजन की अवस्थाओं का चित्रात्मक दृश्य। सबसे पहले एनाफेज, फिर टीलोफेज होता है, फिर टीलोफेज। कोशिका द्रव्य विभाजन। सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रक में संपृक्तकरण होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव्य कला में एक खाज बनने से संपन्न होता है। खाजों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्रक में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्रक से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टी सेल प्लेट कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड्लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। इनके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकीय कोशिका को सन कोशिका कहते हैं। उदाहरण नारियल का तरल भ्रूणकोश। सूत्रीय कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्रीय विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणियों के पादप एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाओं भी सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती है। सूत्रीय विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इनको समझना काफी आवश्यक है।
क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक या कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखें। सूत्रीय विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है। अर्धसूत्रीय विभाजन। लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिनके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिनके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्थाएं पुनः स्थापित होती है। पादपों प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं जिन्हें अर्धसूत्रीय फर्स्ट व अर्धसूत्रीय सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्रीय फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्रीय सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगल व पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्रीय सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्रीय विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकंड। उसके बाद में आता है अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है जिसे लैक्टोटीन या तनुपट, जाइगोटीन या युग्मकपट, पैकेटीन या स्थूलपट, डिप्लोटीन या द्विपट व डाइकाइनेजेज या पारगतिक्रम। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर लैक्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का संहन या कॉम्प्लेक्शन पूरी तनुपट पूरी लैक्टोटीन अवस्था के दौरान जारी रहता है। उसके उपरांत प्रोफेज फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होते हैं जिसे जाइगोटीन कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार के संबंध को सूत्र युग्मन कहते हैं। जाइगोटीन इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मन को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसे सिनेप्टोनिमल समीक्षा कहते हैं। जिस समीक्षा का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होते हैं उसे बाइवलेंट अर्थात टेट्रेड कहते हैं। यद्यपि अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। प्रोफेज फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं पैकाइटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युग्मित गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजक ग्रंथियां दिखाई देने लगती हैं जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है।
विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। वह जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योजन जिन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था यानी हो जाएगी पैकाइटिन अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। डैप्लोडीन के प्रारंभ में सिनेप्टिमल संकुल का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को क्याज्मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। अर्धसूत्री प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें काइज़मेटा का उपांत्य भवन हो जाता है, जिसमें काइज़मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं व तर्कतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में संयोग प्रदान करते हैं। पारगतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है। पारगतिक्रम या डाइकाइनेसिस के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। डाइकाइनेसिस मध्य मेटाफेज की ओर पारगमन को निरूपित करता है। मेटाफेज फर्स्ट युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिकाओं पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कतंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्र के जोड़े को काइनेटोकोर से चिपक जाती है। एनाफेज फर्स्ट समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्धगुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। टीलोफेज इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलती। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को इंटरकाइनेसिस या अंतरालावस्था कहते हैं और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता। इसके बाद प्रोफेज सेकेंड आती है, जो प्रोफेज फर्स्ट से काफ़ी सरल होती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड प्रोफेज सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड सामान्यतः सूत्री विभाजन के समान होता है। प्रोफेज सेकेंड के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। मेटाफेज सेकेंड इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर तर्कतंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्धगुणसूत्रों के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। एनाफेज सेकेंड इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़ी संतति अर्धगुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटे होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टीलोफेज सेकेंड यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्र के दो समय पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभास प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सारांश कोशिका विभाजन के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाली किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिकीय युग्मनज जाइगोट से प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन जीवधारियों के वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन भर चलता रहता है। उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में 2 प्रावस्थाएं होती है। अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रावस्था होती है। सूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का वास्तविक समय। अंतरावस्था को पुनः G1S व G2
प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। जीवन प्रावस्था में कोशिका सामान्य उपापचयी क्रियाएं संपन्न करते हुए वृद्धि करती है। इस अवस्था में अधिकांश अंगकों का द्विगुणन होता है। अष्टावस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण व गुणसूत्र द्विगुणन होता है। जीटू प्रावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। सूत्रीय विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज व टीलोफेज। प्रोफेज में गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं, साथ ही तारकेंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। केंद्रक आवरण व केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं व तंतु दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर पंक्तित हो जाते हैं। एनाफेज के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्ध गुणसूत्रों के ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्रों का लंबा होना प्रारंभ हो जाता है व केंद्रक तथा केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। यह अवस्था अंत्यावस्था मेटाफेज कहलाती है। यह अवस्था टीलोफेज कहलाती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अतः सूत्रीय विभाजन को समविभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा संतति कोशिकाओं में पैतृक कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है। सूत्रीय विभाजन के विपरीत अर्धसूत्रीय विभाजन उन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है जो युग्मक निर्माण के लिए निर्धारित होती है। इस विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन में युग्मकों के संगलन से पैतृक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट व अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड। प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्र जोड़े युगली बनाते हैं तथा इसमें विनिमय होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज लंबी होती है व 5 उप अवस्थाओं में विभाजित की गई है। ये अवस्थाएं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, बाइकाइनेसिस है। मेटाफेज फर्स्ट के समय युगली मध्यावस्था मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र अपने दोनों अर्ध गुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है। टीलोफेज फर्स्ट के समय केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः दिखाई देने लगते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड सूत्रीय विभाजन के समान होता है। एनाफेज सेकेंड के समय संतति अर्धगुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं।